दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब पीपी सीरीज। और इस पीपी सीरीज का ये पार्ट 1 है। इसमें हम करेंगे एसएसटी सीजीएल 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सारे क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो भी रेलिवेंट बनता है। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन की थी। और इसके साथ साथ और भी चीजें हम देखते चले। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा भी बन गया था। और इसके साथ साथ और देखते हैं आत्मीय सभा। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आत्मीय सभा, साथ साथ तत्वबोधिनी सभा। इसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, नुमा सार्वजनिक सभा। सभी को हम देखेंगे एक साथ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आइए शुरू करते हैं। आत्मीय सभा की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सॉरी 1814 ईस्वी में। तब तो बुधनी सभा की शुरुआत की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। और आत्मीय सभा की भी शुरुआत कलकत्ता में ही हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अम्बेडकर ने की थी। जो अछूत हुआ करते थे उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको उजागर करने के लिए ये भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी शुरुआत की थी बॉम्बे में 1924 ईस्वी में। और पूना सार्वजनिक सभा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले कौन कौन थे? एमजी रनाडे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, चिपलूनकर, एसएच चिपलूनकर। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये पूना सार्वजनिक की सभा शुरुआत जो है वो पूना से ही हुई थी। चलिए, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तब तक मैं इसको क्लीन कर दूं, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगशयी, ये इसको उभयलिंगी भी कहते हैं, मोनोइशियस को सर्वोत्तम रूप से पारिभाषित नहीं परिभाषित करता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है कुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल फूल सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं। वैसी फूल, वैसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मोनोइशियस पौधा कहते हैं। अब मेल एंड फीमेल पार्ट्स में भी मैं आपको एक हिंट दे दूं थोड़ा सा। स्टेमन मेल पार्ट होता है एंड पिस्टिल फीमेल पार्ट। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे इस तरह से ही समझते हैं। आगे देखते हैं मोनोइशियस पौधों पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मोनोइशियस पौधों के जो एग्जांपल है वो है ओक, ओक का पेड़ होता है, स्प्रूस, वॉलनट, वाटरमेलन एक्सेट्रा। वाटरमेलन भी मोनोइशियस पौधा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 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 चौड़ छ से युक्त अनुच्छेद रिक्त अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ें। कौन सा इसमें अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अब जल्दी से बता दीजिए सबसे पहले तो कि अनुच्छेद 32 में है क्या। अनुच्छेद 32, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, 32 में रिट भी है, 5 तरह के। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226
बिल्कुल अनुच्छेद 32 के समान ये है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब आइए रिट से जानते हैं रिट के टोटल जितने भी फॉर्म्स हैं रिट को, ये रिट के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है परमादेश, जिसको मैंडेमस भी कहते हैं, मैंडेमस। दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबस कॉर्पस, इंग्लिश में हेबस कॉर्पस कहते हैं। इसके बाद आता है निषेध, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। इसके बाद सर्ट्यूररी, उत्प्रेषण, हिंदी में उत्प्रेषण, सर्ट्यूररी। एंड द लास्ट वन क्यूओ वरेंडो, क्यूओ वरेंडो को हिंदी में कहते हैं अधिकार पृच्छा, मतलब किस अधिकार से आपने किसी को अरेस्ट किया है या कोई डिसीजन दिया है। ये सारे डेट्स हैं 5 तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत की गई थी टाइगर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो 1973 में इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखे चले। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी 2023 के अकॉर्डिंग नियरली 3600 समथिंग, मे बी 3682। अब आप एक बार चेक कर लिया, 2023 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग इतने टाइगर्स इंडिया में थे। एंड ये जो है ये वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन का 75% से भी ज़्यादा है। मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सभी क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति पद का ही बताया जाता है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर है, इसके ऑप्शंस देख ले, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। जब भी इलेक्शन से पहले अगर किसी भी सदन का सदस्य होता है तो उसे वो जो सदस्यता है उसको छोड़नी पड़ती है। वह किराए के भुगतान के लिए अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, यही गलत आंसर है। वह किराए के भुगतान के लिए आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, बिल्कुल उसे आधिकारिक निवास मिलता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। उसके कार्यकाल में भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर है आंसर सी। अब राष्ट्रपति की बात हुई है, एक बार देख लें इन आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रपति को बताता है। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने का जो डिजायर्ड एज है वो कौन सा है? मिनिमम एज जल्दी से बता दीजिए। 35 साल है। राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, महाभियोग, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 पे महाभियोग है। और क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान करने का जो पावर है ये आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये आर्टिकल 123 में है। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ कवर कर लिया। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? नील दर्पण नाटक की बात की जा रही है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक लिखा था। ये नाटक 1858 से 59 के बीच में लिखा गया था। दीनबंधु मित्रा के द्वारा ये नील दर्पण नाटक लिखा गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे तो बाकी इस तरह से जब पूछा जाता है तो हम बाकियों के बारे में भी पढ़ लें। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लेडी गवर्नर थी। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन से राज्य की थी, जल्दी से कमेंट्स में आंसर कीजिए। ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यूपी की गवर्नर बनी थी 1950 1951 के अप्रॉक्स, सरोजिनी नायडू। और इसके बाद बात करते हैं चित्तरंजन दास की। इनको जो लिख नेम दिया गया था वो क्या था? इनको देश बंधु का लिख नेम दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्तरंजन दास के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के 1923 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, एक लॉयर थे पेशे से और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से रहे हैं। इन्होंने 1923 में CR दास चित्तरंजन दास के साथ मिलकर अ, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन वीणा वादन पंडित विश्व मोहन वादन है ये वादक। मोहन वीणा वादन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है वीणा, मोहन वीणा। इसको बजाने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर कर दीजिए। इन्होंने 1994 में 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हालांकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर एग्जाम में ग्रैमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम ग्रैमी के बारे में डिटेल में देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में। इस साल जो ग्रैमी लिया गया लेटेस्ट, वो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड उसमें मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर जान लें एक बार, हैरी स्टाइल्स को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये एक साथ होता है, दोनों होता है कंबाइन। ठीक है, वैसे तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा, तो कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग टेक प्लेस नहीं करते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होती है। तो जल्दी से आंसर बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, हाइड्रो कार्ड हाइ डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, सॉरी, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, या पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। एक बार हम इसका जो केमिकल रूप है वो देख लें। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब CaCO3 को हीट किया जाता है तब Ca कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होता है। तो ये एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन इसमें नहीं हो रहे, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो लठमार होली जल्दी से बता दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश में खेली जाती है, मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में ज्यादातर लठमार होली खेली जाती है, मथुरा एवं वृंदावन में। बहुत ही फेमस है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर जी 2022 में इनका निधन हो गया। इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2021 में भारत रत्न लता मंगेशकर जी को दिया गया था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहते हैं। और इनके बारे में कुछ कुछ बात जान लेते हैं। 1969 में इनको सबसे पहले पद्म भूषण मिला था। इसके बाद इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 20 साल के बाद 1989 में। दादा साहब फाल्के। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो पद्म विभूषण को जो अवार्ड है वो मिला था 1999 में।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1969 में इनको पद्म भूषण, 20 साल के बाद दादा साहेब फाल्के और फिर उसके 10 साल के बाद पद्म विभूषण मिला था। फिर 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन में सीजियम हाइड्रोक्साइड थे, तो जहां जहां सी है आपको सीजियम पढ़ना है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो इसका सही क्रम बताइए, कौन सा क्षारकता का सही क्रम है, मतलब कौन सा एल्कलाइन, एल्कलाइनिटी का जो है सही क्रम कौन सा है? इंक्रीजिंग फॉर्म में। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा एल्कलाइन इनमें से सीजियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड देन लिथियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट जो एल्कलाइन है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों एसएससी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। अकॉर्डिंग टू एसएससी का जो रिसेंट एडिशन आया 2022, 23, 24, उसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। एक पार्टिकुलर टाइम जो इंटरवल है उसके दौरान कहाँ के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, या राष्ट्रपति, या चीफ सीजेआई, या फिर गवर्नर, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजे 2024 में कि जुलाई 2023 के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है एम के स्टालिन। दोस्तों एम के स्टालिन उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तो अभी कौन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के करंट मुख्यमंत्री कौन है? के एम करुणानिधि। एम करुणानिधि। गवर्नर तो फिलहाल आर एन रवि। आर एन रवि तमिलनाडु के करंट गवर्नर है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और आई थिंक 234 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं तमिलनाडु में। चलिए, तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसको हमने देख लिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को राइस बोल, सॉरी, पल्स बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पल्स बोल ऑफ इंडिया मतलब दाल की कटोरी, दाल की कटोरी कहते हैं। आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का शासक था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लें। इनके पिता का नाम सिंह विष्णु था। ये भी पल्लव शासक रह चुके हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम महाबलीपुरम का प्रकाश स्तंभ भी इन्होंने बनाया था। प्रकाश स्तंभ कहाँ का? प्रकाश स्तंभ अगर आप याद रखें तो भी काम चल जाएगा। प्रकाश स्तंभ बनाया था इन्होंने महाबलीपुरम में। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन की रचना की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो महेंद्र वर्मन प्रथम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई का मुख्यालय, जल्दी से आंसर कर दीजिए दोस्तों, मुंबई में है। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। क्रिकेट फैंस बहुत सारे हैं लेकिन मेरी जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं, तो आज से हम जान जाते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। आगे देखते हैं। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में ही हमने इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको डिस्कस किया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। अब बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने।
आत्माराम काउंटूर ने कब स्थापना की थी? 1867 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, हमने देख लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले एमजी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। अरे देखते हैं, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? कोलकाता में। कब बनाया गया था भारत का पहला गोल्फ क्लब? 1929 में, सॉरी 1829 में। 1829 में कलकत्ता में बना था। और इसे भारत में गोल्फ का मक्का भी कहते हैं। मेक्का ऑफ गोल्फ इन इंडिया। भारत में गोल्फ का मक्का भी कहते हैं। चलिए, इस मक्का से याद आया, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? आप जल्दी से कमेंट्स में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार मतलब जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना किस शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी? गिरनार अभिलेख, जिसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर इसका रुद्रदामन प्रथम। ये रुद्रदमन नहीं, रुद्रदामन है। रुद्रदामन प्रथम के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें सुदर्शन झील का विवरण है। इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, इसी तरह का टर्म जो है वो अधिकतर बुक में लिखा होता है। जीर्णोद्धार करने का मतलब होता है रिपेयर करवाना। ठीक है, और इनके बारे में जान ले थोड़ा। रुद्रदामन प्रथम के बारे में, सॉरी थोड़ा सा बोलने में कंबल कर रहा हूँ मैं। ये शक शासक थे। सेकेंड सेंचुरी दूसरी जो शताब्दी थी उसमें इनका शासन रहा था। काफी प्रतापी राजा थे अपने टाइम के। और ये जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखी गई अभिलेख है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। पहला ऐसा अभिलेख, शिलालेख, सॉरी ये शिलालेख था। अभिलेख और शिलालेख दोनों में बहुत फर्क है, डिस्कस करेंगे हम कभी बाद में। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं कि जूनागढ़ पहला ऐसा शिलालेख था जिसकी भाषा पूरी तरह से संस्कृत थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सही से इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। सूर्य सेन। सूर्य सेन के नेतृत्व में सन 1929 में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। हालांकि ये बाद में पकड़े गए थे और 1934 में इनको फांसी की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग इसको कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? दोहरा विस्थापन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन होता है, या कॉम्बिनेशन होता है? सही आंसर तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। डिकम्पोजिशन, विघटन हो जाता है। विस्थापन नहीं, अपघटन या विघटन भी इसको हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है जिसमें जो H2O है जल, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों में कन्वर्ट हो जाती है। तो सही आंसर इसका अपघटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है अभी भी? किस राज्य में जल संचयन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। अभी तक राजस्थान में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम इनमें से है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम। इसको इस तरह से भी कई जगह पे लिखते हैं, CH3 थ्राइस COH। ये है इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्थिति, जिसे पीलिया इरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है?
जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आंखें सफ़ेद हो जाती है, त्वचा भी, जो स्किन है वो भी इंसान की सफ़ेद पड़ने लगती है। उसका सही आंसर है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर जो है वो पीला पड़ने लगता है। जॉन्डिस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता दूं, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और जब आरबीसी ब्रेक हो जाती है, टूटती है, तो ये कौन से बिलीरुबिन नाम के एलिमेंट में टूटती है, और इस कारण से ये जो है येलो पिगमेंट होता है, जिस कारण जो है ना आंखों का कलर और त्वचा का भी कलर कई बार पीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मुंबई प्रीमियर, सॉरी, सही आंसर इसका मुंबई है। महिला प्रीमियर लीग WPL का जो पहला एडिशन है 2023 में, इसका उद्घाटन हुआ था मुंबई में। ठीक है, और जो करंट एडिशन चल रहा है, इसका जो पहला मैच है ये वडोदरा में हो रहा है। करंट एडिशन 2025 14 तब से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला मैच किस किस के बीच में हुआ था? आरसीबी गुजरात जायंट्स के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी और बन सकता है WPL से, कि WPL का इनॉग्रल एडिशन, जो शुरुआत का एडिशन था, वो किसने जीता था? तो वो जीता था मुंबई ने। मुंबई की कैप्टन कौन है? वो हरमनप्रीत कौर। जो सेकंड एडिशन था 2024, ये जीता था आरसीबी ने। कैप्टन थी स्मृति मानधना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों लेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो हमने इसको ऊपर क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर है गिरनार, या इसको जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? और भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहली, भारत की सबसे पहली मदरसा जो है वो स्थापन किया गया था किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो है वो पाठशाला कहे, या फिर शैक्षणिक संस्थान ज़्यादा सही रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इसी के काल में स्थापना इसका किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय वेतन और सेवा के शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? दोस्तों, करंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका सही आंसर है 30 नवंबर 2021 को ये पेश किया गया था लोकसभा में। और इसमें जो है वो जजेस, उनकी सर्विस एंड इमोल्यूट पे होता है, इसको रिवाइज करने के लिए पेश किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? जल्दी से बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट 123, आर्टिकल नंबर 123। और जब 2021 में ये लाया गया था, उस समय भारत के कानून मंत्री कौन थे? उस समय भारत के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू। करंट करंट की भी बात कर, करंट में लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री कौन है करंट में? अर्जुन राम मेघवाल। ये भारत के
लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, आर्टिकल 124 में आता है। करंट सीजेआई कौन है, एक बार ये भी देखना है। जब कानून मंत्री की बात चली है, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। यह भी संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डीपीएसपी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, डीपीएनएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, बिल्कुल ये सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप में बाध्यकारी होते हैं, ये भी ठीक है। मोरल, नैतिक रूप में, कानूनी रूप में नहीं। ये सामाजिक और आर्थिक विकास, बिल्कुल ये भी सुनिश्चित करते हैं, तो इसका सही आंसर है न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं। मतलब आप इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते या किसी कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। बेसिकली इसका यही मतलब है, दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ठीक है, ये बिल्कुल एक गाइडलाइंस के तौर पे काम करता है। डीपीएसपी एक गाइडलाइंस है, दिशा निर्देशित करता है सरकार को, किसको? गवर्नमेंट को। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। इंपॉर्टेंट डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो 39 में डीपीएस आर्टिकल 39 में क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 44 में है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आगे देखते हैं। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो लंदन ओलंपिक 2012 में गगन नारंग ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 2024 में जो ओलंपिक हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ओलंपिक हुआ है पेरिस में। और पेरिस ओलंपिक ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल्स जीते थे टोटल, जिसमें से 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। इसको याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। 1307-1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे पहला आंसर कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देवगिरी में सबसे पहला इसका अभियान शुरू हुआ था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा डीप में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। 1296 से 1316 तक इसकी शासन रही थी। 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट्स है इसके, वो है अलाई दरवाजा बनवाया था इन्होंने। अलाई, सॉरी, अलाई अलाई नहीं, अलाई दरवाजा बनाया था। और हजार थम्बा महल, और क्या क्या बनवाया था इन्होंने? हजार थम्बा महल। और इसके बाद एक सीरी का किला है, सीरी का किला, और भी कुछ कुछ है, जैसे एक जवैयत खाना मस्जिद, ये भी इन्होंने बनवाया था। और इनके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी गई है। तोताए हिंद। और एक बात और, पद्मावत जो रिसेंट में बहुत फेमस हुई थी, पद्मावत, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो पद्मावत लिखी गई है, ये अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौर विजय, चित्तौर पे जो इन्होंने आक्रमण किया था, चित्तौर आक्रमण, उसी पर लिखी गई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद स्वरूप समर्पित है? सिंपल सा सवाल है। छठ पूजा है एक ऐसा पूजा जिसमें उगते के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अंग देकर धन्यवाद समर्पित या अर्पण हम करते हैं। छठ पूजा ज्यादातर बिहार और यूपी के कुछ भाग में बनाया जाता है, तो बिहार का ये पर्व है। आगे देखते हैं।
किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर, सही आंसर है आनंद मिलिंद। आनंद मिलिंद को 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं 2024 में लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था? अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल को मिला था। काफी मुश्किल हो गई थी अनुराधा पौडवाल जी, क्योंकि ये लता मंगेशकर जी को अपना रोल मॉडल मानती। तो लता मंगेशकर जी को 2020 सॉरी आनंद मिलिंद जी को 2020 की राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो ये जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है, ये 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जेट स्ट्रीम वगैरह जब हम पढ़ेंगे, गर्म एवं ठंडी जलधारा, उसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पूरे ग्लोब पे ये स्ट्रीम बहती है। इक्वेटरल पोल के बीच में जो है, इक्वेटर पोल का जो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये हवाएं बहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। खैर, आगे आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं कि भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में लू चलती है। इसका असर जो है ना, कुछ पूर्वी भाग में भी देखा जाता है, कम मात्रा में हालांकि, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में ये लू चलता है। लू है क्या? गर्मी के टाइम में जो धूल के साथ गर्म हवाएं चलती है, धूल भरी गर्म हवाएं, इनको हम लोग कहते हैं लू। और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, ये लोगों का तबीयत खराब होने लगता है लू में। और बस काफ़ी है लू के बारे में इतना जानकारी। पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि कुछ पूर्वी भाग में जैसे बिहार, यूपी के कुछ जिले, इनमें भी लू का असर देखने को मिलता है। तो ये हमने आज पार्ट 1 कर लिया है पीपी सीरीज का, प्रीवियस पेपर सीरीज का। और आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं, और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।